हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। और आज हम एक प्रकाश के अपवर्तन से नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम होगा कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या नियम है। ठीक है, जैसे हम लोग इससे पिछले वाला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और थोड़ा अभी इससे पहले जो हम पढ़ाए इससे पिछले लेक्चर में उसको थोड़ा रिकैप करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो प्रकाश का अपवर्तन के नियम है उस पर आएंगे। तो इसलिए इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि एक ये ऐसा सतह है जिसके ऊपर हवा है और इसके नीचे क्या है, पानी है। ठीक, जैसे हम लोग एक बीकर लेते हैं, देखिए ये हमारा एक बीकर है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ, पानी। अब इसके ऊपर क्या रहता है, ये जो हमारा सरफेस है इसके ऊपर रहता है हवा और इसके नीचे क्या रहता है, पानी। तो वही ये सरफेस है जिसके ऊपर हवा है, इसके नीचे पानी है। अब हम क्या किए, एक प्रकाश की किरण को यहाँ पे ऐसे डाल दिए तो एक यहाँ पे अभिलंब आया। अब इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधा ये, बट ये सीधा नहीं जाके थोड़ा अभिलंब की ओर बेंड कर जाती है, अभिलंब की ओर बेंड कर गई। अब इसी घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात दूसरी आती है कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो इसका कारण ये था कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती थी, जिसके वजह से क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ। जैसा कि यहाँ पे आप जानते हैं हवा में प्रकाश की चाल 3:10⁸ मीटर/सेकेंड और पानी में प्रकाश की चाल 2.25:10⁸ मीटर/सेकेंड होता था। तो कारण क्या था कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग हुआ, जिसके वजह से इसमें क्या हुआ, अपने पथ से थोड़ा बेंड कर गई और इसी को हम क्या बोले, प्रकाश का अपवर्तन बोले। अब फिर तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि भाई ये जो हमारा अपवर्तित किरण है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, ये हमारा अभिलंब, ये अपवर्तित किरण। ये जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ी, ये अभिलंब से दूर चली क्यों नहीं गई। जैसे यहाँ पे ये अभिलंब की ओर मुड़ गई है, तो ऐसा भी तो हो सकता था ये ऐसे चले जाए अभिलंब से दूर, बट ये यहाँ ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसका एक कारण है, कारण यह है कि यहाँ पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। और हम लोग पढ़े हैं जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हल्का अभिलंब की ओर मुड़ते हुए चली जाती है। अब आपसे क्वेश्चन, मतलब आप हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये विरल माध्यम क्या है और ये सघन माध्यम क्या है, तो हमारा जवाब ये होगा कि भाई प्रकाश का अपवर्तन तभी होगा जब दो अलग अलग माध्यम से प्रकाश की किरण चलेगी, जब दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की किरण चलेगी। अब यदि दो अलग अलग माध्यम है तो ये तो फिक्स है कि दोनों में प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होगी। अब यदि दोनों में प्रकाश की चाल अलग अलग है तो ऐसा होगा कि एक में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा और एक में प्रकाश की चाल कम। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा, जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा उसको हम बोलते हैं विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम उसको बोलते हैं सघन माध्यम। तो वही है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये पढ़े थे हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर में। तो अब इससे मिटा दें, मिटाने वाला मेरा बहुत दूर में है, ठीक है, इसको बुला के लाते हैं। तो ये मिटा इसको, तो हम लोग रिकैप कर लिए हैं, अब मिटा दें। तो यही था प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, अब जैसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन में जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है उसको अभी पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है एंड दोनों नियम को अभी हम लोग समझते हैं। तो पहला नियम तो हम लिख दिए और ये सिंपल सा नियम है जो प्रकाश के परावर्तन का भी नियम है, वही हमारा प्रकाश के अपवर्तन का भी पहला नियम है। तो पहला नियम यहाँ पे क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन करवाते हैं, मान लीजिए ये ऐसा है कुछ और यहाँ पे एक प्रकाश की किरण ऐसे आई और ये यहाँ पे एक अभिलंब बना और ये ऐसे चली गई, ये इसको जाना चाहिए था ऐसे। तो यहाँ पे क्या देखिएगा ये हमारा क्या है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण, यानी जो यहाँ से जा रही है, टेढ़ी जा रही है, वो अपवर्तित किरण, और ये हमारा क्या है, अभिलंब। तो यहाँ पे जो पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, वो क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। कुछ ऐसा देखिए, ये हमारा आपतित किरण
और ये अपवर्तित किरण, और यहाँ पे एक और यदि कलम रहता मेरे पास ऐसे कर देते तो क्या हो जाता अभिलंब। तो देखिए तीनों एक ही समतल में है। और समतल में कहने का मतलब ये कुछ है मेरा, आप यदि इसको एक मान लीजिए आपके पास एक कट्टा है, उससे आप ऐसे अगर काटें तो ये तीनों आपतित अपवर्तित और अभिलंब तीनों कट जाना चाहिए। ये इस प्रकार रहता है, ऐसा नहीं कि ये आपतित किरण ऐसा है अपवर्तित किरण ऐसे चले जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एकदम एक ही समतल में होगा। और यहाँ पे जो समतल का काम है वो हमारा बोर्ड कर रहा है। ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कुछ ऐसा था। ये हम प्रकाश के परावर्तन में भी इसी प्रकार समझा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मिटा दें इसको। चलिए अब प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम पे हम लोग चलते हैं, जिसे हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा नियम क्या है देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर लेते हैं भाई ये, और इस लेक्चर का जो PDF नोट्स है वो इस लेक्चर के लास्ट में आपको इसी में अटैच मिलेगा, तो आप वहाँ से उसे लिख सकते हैं। या फिर अच्छा तो ये रहेगा कि आप मेरे साथ साथ अपना खुद का नोट्स बनाते चलें। ठीक है, आप यहाँ पे ये मानिएगा कि ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर हवा है और इसके नीचे क्या है, पानी है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब हम क्या किए, एक यहाँ पे प्रकाश की किरण को लाए हैं ऐसे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। अब चूंकि ये हवा से पानी में जा रहा है तो अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ते हुए चल जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये थोड़ा अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ते हुए चल जाएगा। अब यहाँ पे आपतन कोण अपवर्तन कोण होगा, तो आपतन कोण को हम जानते हैं I से डिनोट करते हैं, और ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है। अब अपवर्तन कोण को हम R से डिनोट करते हैं, और अपवर्तन कोण हमारा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो यहाँ ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक और अपवर्तन करवाते हैं, जिसका जो हमारा आपतन कोण होगा वो थोड़ा अलग होगा। ये मान लीजिए ये करवा दी, ये ऐसा कुछ एक प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ी, और यहाँ पर जो है अपवर्तन कोण का मान थोड़ा इससे अलग है, और उसको मान लेते हैं अपवर्तन कोण जो है यहाँ पे I1 है। अब अगर अपवर्तन कोण अलग है तो परावर्तन कोण भी अलग होगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये जाएगा कुछ ऐसे। अब इसको बोल देते हैं R1 अपवर्तन कोण। अब यहाँ पे एक और अपवर्तन करवाते हैं, ये मान लीजिए कुछ ऐसा है। ये इस बेचारे को यहाँ पे अभिलंब जाना चाहिए था ऐसे, बट ये चला गया ऐसे। यहाँ पे आपतन कोण I2 बोल देते हैं इसको, और अपवर्तन कोण R2 बोल देते हैं। अब इस तीनों में अगर आप देखिएगा तो ये I1, I2 तीनों डिफरेंट है। ठीक, और यहाँ पे R1, R2 तीनों अलग अलग वैल्यू होगा इसका। तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, आप यहाँ से यदि साइन I बटे साइन R निकालिएगा, उसका जो वैल्यू होगा ना वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट यानी नियतांक। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा कैसे। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ऐसे हम रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं, I का वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री आ जाए, सॉरी यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसका वैल्यू 60 डिग्री और इसका 30 डिग्री। तो यहाँ पे यदि आप साइन I बटे साइन R निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, साइन 30 60 और साइन 30। तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और इसका 1/2, तो ये कट गया, √3 आ गया। तो देखिए ये क्या कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ये √3 कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब ये है कि इसका कोई फिक्स वैल्यू है। जैसे हमारा x, y, z ये सब कांस्टेंट नहीं है। इसका x का मान कभी 1 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, बट √3 का मान हमेशा √3 होगा। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। तो अपवर्तन के जो दूसरा नियम है उसके अनुसार यहाँ पे साइन I बटे साइन R कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब अपवर्तन के दूसरा नियम जो है उसको हम यहाँ पे थोड़ा मिटा दें, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब देखिए बोर्ड के नीचे आपको आ गया होगा अपवर्तन का जो दूसरा नियम है। ठीक है, तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो कहता क्या है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, ये हमारा अपवर्तन का नियम है। बट ये इसे स्नेल्स लॉ से कैसे रिलेटेड करें, तो स्नेल जो हमारे एक वैज्ञानिक थे, जो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या किए, एक माध्यम लिए, हवा लिए और पानी लिए,
और वहाँ पे अलग अलग आपतन कोण का लाइट डालें, अलग अलग आपतन कोण का लाइट डालें। जैसे यहाँ पे एक बार आपतन कोण आई ले लिए तो वहाँ पे परावर्तन अपवर्तन कोण आर था, फिर एक बार I1 ले लिए तो उसके लिए अपवर्तन कोण का मान R1 आया, फिर जब वो I2 लिए तो उसके लिए अपवर्तन कोण का मान R2 आया। तब उन्होंने एक चीज़ देखा कि यहाँ जो साइन I1 बटे साइन R निकाल रहे हैं वो बराबर आ रहा है साइन I1 बटे साइन R1 के, और ये वाला फिर इसके बराबर आ गया साइन I2 बटे साइन R2 के, और ये सब का वैल्यू एक कांस्टेंट आया। इसी को हम एस्नेल के नियम के नाम से जानने लगे, SNELL एस्नेल्स लॉ। तो भाई एस्नेल का लॉ क्या कहता है, बहुत बड़ा, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप अलग अलग आपतन कोण का मान ले रहे हैं जिसके लिए परावर्तन कोण का अपवर्तन कोण का मान अलग अलग आ रहा है, ठीक। अब आप यहाँ से साइन I बटे साइन R निकालें, फिर यहाँ पे आ गए साइन I1 बटे साइन R1 निकालें, फिर यहाँ पर आए साइन I2 बटे साइन R2 निकालें, तो तीनों का जो वैल्यू आया वो सेम आया। क्या आया, तीनों का वैल्यू सेम आया। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा बात ये कह गए, ठीक है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम और ये था हमारा एस्नेल्स लॉ, ठीक है। तो इसे आप यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, मिटा दें, मिटा दें। चलिए तो अब हम प्रकाश के अपवर्तन के जो दो नियम हैं उनसे वाकिफ हो चुके हैं। अब एक नई चीज़ पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं विचलन कोण। अब विचलन कोण क्या होता है वो पढ़ते हैं। क्या हमारा नया टॉपिक जो है उसका नाम है विचलन कोण। विचलन कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन, DIVATION, डेविएशन एंगल, ANGLE एंगल, ठीक है, डेविएशन एंगल। तो अब देखिए विचलन कोण होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो विचलन कोण, एक बार यहाँ पे आइए, देखिए ये है यहाँ पे ऐसा कुछ बाउंड्री, मान लीजिए ये हवा, ये पानी। अब यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे क्या बना, अभिलंब बना। अब इस बेचारे को जाना चाहिए था ऐसे, ये सीधा एकदम जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। बट यहाँ पे चूंकि अलग अलग माध्यम है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो ये प्रकाश की किरण सीधा नहीं जाके थोड़ा अभिलंब की ओर बेंड कर जाएगी। अब अभिलंब की ओर बेंड ही क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है, इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा, इसमें प्रकाश की चाल कम, तो ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड वाला माध्यम में जा रही है, इसीलिए अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब यहाँ पे जो हमारा ये कोण है ये होता है हमारा आपतन कोण जिसे हम I बोलते हैं, और ये होता है अपवर्तन कोण जिसे R बोलते हैं, और ये वाला जो कोण है हमारा ये, इसी को हम बोलते हैं विचलन कोण, और जिसे हम डेल से डिनोट करते हैं। किससे, डेल से डिनोट करते हैं। तो विचलन कोण अब आप लोग समझ रहे हैं, ये वाला कोण। अब विचलन कोण का मतलब है कि प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है वो कितना विचलित हुई, कितना डिग्री विचलित हुई, उसी को हम विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। कि ये देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये ऐसे नहीं जाके थोड़ा ऐसे विचलित हो, यानी इतना अपने मुख्य पथ से विचलित हुई है, तो इसी एंगल को हम विचलन कोण के नाम से जानते हैं। इसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यदि आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण का वैल्यू पता हो तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हम थोड़ा इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो बिंदु है आपतन, इसको O बोल देते हैं, ये A, ये B, ये C, और ये जो अभिलंब है इसको D बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा ज्योमेट्री लगाइएगा तो देखिएगा कि जो यहाँ पे एंगल है AOE, वो आपका बराबर होगा एंगल DOB का, एंगल DOB। कैसे, ये वाला जो एंगल I है वो बराबर होगा इस एंगल के, ये पूरे एंगल। कैसे, क्योंकि सम्मुख कोण से। कैसे, देखिए ये हमारा एक ऐसा है अभिलंब, और ये आपतित किरण ऐसे यहाँ पे आई और फिर ये ऐसे चली गई, तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा। और यदि ये I है तो ये भी क्या होगा, I। तो इस पूरे एंगल का वैल्यू, एंगल DOB, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। चलिए अब एंगल AOE
देखते हैं। अब एंगल जो हमारा डी ओ बी है इसके बराबर क्या है, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी और प्लस एंगल ये अल्फा, इसको ये एंगल सी ओ बी, सी ओ बी, इसको आप यदि जोड़ दीजिएगा तो ये पूरा आ जाएगा एंगल डी ओ बी, जोड़ दिए। अब देखिए एंगल ए ओ ई का मान क्या है आई, एंगल डी ओ सी का वैल्यू क्या है आर, प्लस एंगल सी ओ बी का वैल्यू क्या है डेल, आ गया डेल। तो अब यहाँ से आप डेल का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल इजकल टू आई माइनस आर, इसको मॉड ऑफ लिखते हैं। अब आप कहिए कि इसको मॉड ऑफ क्यों लिखें, तो इसका एक कारण है जिसको अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो यही है विचलन कोण का मान। कितना आसान था विचलन कोण, सिंपल, ये पूरे आई तो ये पूरे आई, अब ये पूरे आई है तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं आर प्लस डेल, आर प्लस डेल, यहाँ से डेल का वैल्यू निकाल लेंगे आई माइनस आर, यही है विचलन कोण का वैल्यू। अब यहाँ पे मॉड लगाए हैं, मॉड क्यों लगाएं वो अभी हम आपको समझाते हैं एक दो एग्जाम्पल करके। तो आप इसे नोट करें, विचलन कोण मतलब प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है वो अपने मुख पथ से कितना एंगल विचलित हुई है, उसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। मिटा दें, मिटा देते। इसमें थोड़ा एक दो नॉमरिकल करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉमरिकल क्या, ये सब चुटका फुटका वाला सवाल है, इस पर नॉमरिकल करते हैं। तो विचलन कोण का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, डेल इजकल टू आई माइनस आर मॉड। यहाँ पे मॉड, देखिए ये मॉड है एक ऐसा मशीन है कि इसके अंदर यदि आप कोई भी निगेटिव चीज़ डालिएगा तो इसको ये पॉजिटिव में बदल देगा। जैसे मान लीजिए अगर हमको दिया x इजकल टू -5, यहाँ पे -5 है, अब यदि आप इसमें मॉड लगा दीजिएगा ना तो ये जो मॉड वाला मशीन है ये इसको +5 में बदल देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए y इजकल टू है -7, अब इसमें अगर मॉड लगा दिए इसको ये 7 बना देगा। तो मॉड का काम क्या है, किसी भी निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बदल देना। अगर वो पॉजिटिव है ऑलरेडी, अगर y इजकल टू 7 है, अब इसमें मॉड लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। तो ये है मॉड का काम, मिटा दें। चलिए अब एक तो नॉमरिकल करते हैं इस पर। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का है, जैसे ये मान लीजिए एक सतह है, यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे अभिलंब पर आई, ये ऐसे चली गई। अब आपसे पूछेगा कि अगर यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है तो आप बताइए कि डेल का मान क्या होगा, विचलन कोण का मान क्या होगा। अब दे देगा ये जो हमारा मीडियम एयर है और ये हमारा ग्लास है, शीशा है। तो विचलन कोण का मान सिंपल हम लोग निकाल लेंगे। विचलन कोण बराबर क्या जानते हैं, मॉड ऑफ आई माइनस आर। तो डेल का वैल्यू, आई का वैल्यू यहाँ पे ये इंसिडेंट, आई का वैल्यू 60 माइनस आर का वैल्यू 30। तो यहाँ से डेल इजकल टू 60 माइनस 30। अब चूंकि 30 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसमें मॉड लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ जो विचलन कोण का मान है वो 30 डिग्री होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए ये कुछ ऐसा है और यहाँ जो है ना ये वाला माध्यम ग्लास है और ये जो है हमारा एयर है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पे ऐसे गई, यहाँ पे अभिलंब बना। अब इस बार प्रकाश की किरण ग्लास से एयर में जा रही है। यहाँ पे ग्लास में प्रकाश की चाल कम होती है एज कम्पेयर टू एयर, तो एयर में प्रकाश की चाल ज़्यादा, यानी हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा। तो इसके लिए हवा यहाँ पे विरल माध्यम और ये ग्लास सघन माध्यम। तो इस बार प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये अभिलंब से थोड़ा ऐसे चली जाएगी, ठीक है, अभिलंब से दूर चली गई। अब हम आपको दे देते हैं कि यहाँ पे आपतन कोण का मान है 60 डिग्री और ये जो हमारा अपवर्तन कोण है इसका वैल्यू है हमारा, ये कुछ ऐसा है, इससे ज़्यादा होगा, 90 डिग्री दे देते हैं। अब आपसे पूछता है कि डेल का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल है, निकाल लेंगे। डेल बराबर हम क्या जानते हैं, आई माइनस आर मॉड ऑफ, सिंपल। अब यहाँ पे आई यानी इंसिडेंट एंगल, जो यहाँ पे आई का वैल्यू 60 डिग्री और ये हमारा जो आर है उसका वैल्यू 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे डेल का वैल्यू निकाल लीजिए, 60 माइनस 90, मॉड लगा दें तो 60 में से 90 घटाएंगे -30 आएगा मॉड ऑफ। अब बताएं हम क्या कि ये जो माइनस वाला है इसको ये प्लस में कर देगा कौन, मॉड, क्योंकि मॉड का काम ही है कि ये किसी भी निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में कर देगा। तो ये 30 डिग्री आ जाएगा।
अब आप कहिएगा कि यहाँ पे -30 क्यों आया, क्योंकि भाई इसका रीज़न है, देखिए हम एंगल तो निगेटिव ले नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे +30 आया। अब 30 माइनस आया तो इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री था, यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, तो जो यहाँ पे आपतन कोण जो होगा वो अपवर्तन कोण से कम होगा, क्योंकि ये अभिलंब से इस बार दूर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये था कुछ कंसेप्ट। तो अब आप शायद विचलन कोण क्या होता है समझ गए होंगे, प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है वो भी समझ गए। तो भाई आज के इस लेक्चर को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।